हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 7 ऑफ कंट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, जो कि है डॉक्ट्रिन्स ऑफ द रीजनेबलनेस एंड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे कि कंट्रैक्ट तो फ्री कंसेंट से बनता है, फिर कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगा। तो इसका रीज़न सिंपल है। स्टूडेंट्स, लॉ का काम सिर्फ पार्टीज की कंसेंट को प्रोटेक्ट करना ही नहीं, बल्कि जस्टिस, फेयरनेस एंड पब्लिक वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना भी है। तो इसलिए अगर किसी भी कंट्रैक्ट्स के टर्म्स जो कि अनफेयर या फिर अनकंसीजनेबल एंड या फिर सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, तो कोर्ट ऐसे कंट्रैक्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एंड ऐसी सिचुएशन में ही ये दो डॉक्ट्रिन्स बैलेंस मेंटेन करती हैं। सो लेट्स वी स्टडी इट इन डिटेल। स्टे कनेक्टेड टू विद मी। स्टूडेंट्स, कंट्रैक्ट लॉ सिर्फ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज का नाम ही नहीं, बल्कि इसका फाउंडेशन जस्टिस, इक्विटी और पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड है। इसलिए अगर दोनों पार्टीज एग्री भी कर लें, पर फिर भी अगर एग्रीमेंट अनफेयर हो या फिर वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स इस सिचुएशन में जो वर्क करती हैं। फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो इस सिचुएशन में वर्क करती है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, मीन्स फेयरनेस का टेस्ट। सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मीन्स मोरालिटी और पब्लिक इंटरेस्ट का टेस्ट। नाउ वी विल सी द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस इन डिटेल। हम वन बाय वन इन दोनों डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस। इसका मतलब है, इस डॉक्ट्रिन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फेयर होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए और एक तरफ मीन्स वन साइडेड से एक्सेसिव या ऑप्रेसिव नहीं होने चाहिए। अगर कोई क्लोज डिसप्रोपोर्शनेट है या एक तरफ का अनड्यू एडवांटेजेस ले रहा है, देन उस सिचुएशन में कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द रीजनेबलनेस। ये डॉक्ट्रिन इक्विटी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से ओरिजिनेट हुई है। एंड ये डॉक्ट्रिन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन क्लिक क्रैप एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है। नाउ विल मूव फर्दर टू दी की प्रिंसिपल्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ द डिस्क्लेमर क्लोजेस। मतलब डिस्क्लेमर क्लोजेस की वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने के प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज बार्गेनिंग पावर। कोर्ट ये देखता है कि दोनों पार्टीज इक्वल पोजीशन पे थी या एक पार्टी ने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया। अगर एक पार्टी जैसे कि बिग कंपनी अपने टर्म्स इम्पोज कर रही है और दूसरे के पास टेक इट और लीव इट वाला ऑप्शन है, तो उस सिचुएशन में क्लोज सस्पिशियस हो जाता है। सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल हो जाएगा, जो नॉर्मल फेस सिचुएशन जैसा नहीं लगेगा। नाउ विल सी द सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। स्टूडेंट्स, क्लोजेस के टर्म्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर टर्म्स हिडन है एंड टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज हुई हैं जो सिंपली समझना टफ है, मीन्स जिस क्लोजेस की लैंग्वेज को समझना एक सिंपल पर्सन के लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है, जहाँ फिर वो फाइन को प्रिंट में हाइड किया गया है, देन उस सिचुएशन में कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगी। कंसेंट तभी वैलिड है जब यूजर को एक्चुअल नॉलेज हो और वो अच्छे से टर्म्स को समझ के एग्री करे। मीन्स अगर कोई यूजर टर्म्स को अच्छे से समझकर नहीं, बल्कि किसी के बताने से ही या कुछ हिडन चीज़ें जो उसको नहीं पता है फिर कोई कंसेंट दे दे, तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिलेटरल टर्म्स। अगर डिस्क्लेमर क्लोजेस सिर्फ वन साइडेड बेनिफिट दे रहा है और दूसरी पार्टी के राइट्स को कंप्लीटली खत्म कर देता है, तो कोर्ट उसको अनफेयर डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि स्टूडेंट्स, कंपनी किसी भी डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, चाहे उनकी नेग्लिजेंस भी हो उन डैमेजेस के लिए। मीन्स कंपनी की कोई गलती भी हो किसी डैमेजेस के लिए, बट वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा व्हेन company takes no responsibilities towards the damages. Fourth principle is transparency. कॉन्ट्रैक्ट के क्लोजेस ओपनली, क्लियरली और विजिबल होने चाहिए। अगर क्लोज फाइन प्रिंट में छुपाया गया हो या फिर बाद में शो किया गया हो, तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर देता है। सो स्टूडेंट, डिस्क्लेमर क्लोजेस तभी वैलिड होगा जब वो फेयर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल हो, ना कि वन साइडेड और हिडन हो, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ भी चीज़ें छुपाई गई हों। Now we'll see some landmark case laws related to the disclaimer clauses. First is Central Inland Water Transport versus Brojo.
नाथ गांगुले। इस केस में टर्मिनेशन विदाउट रीजन का क्लोज था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकंसीजनेबल बोल के स्ट्राइक डाउन कर दिया। सेकंड केस लो इस LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर फोरम। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन कंट्रैक्ट टर्म्स रीजनेबल और क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए, हिडन टर्म्स इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस हमें कहती है कि हर कंट्रैक्ट या फिर लॉ फेयर, बैलेंस्ड और समझने लायक होना चाहिए। अगर कोई क्लोज या फिर टर्म इतना अनफेयर हो कि वो वन साइडेड को किसी एक साइड को, किसी एक पार्टी को नुकसान हो, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब लॉ कहता है कि हर एग्रीमेंट में इंसाफ और समझदारी जरूरी होनी चाहिए। Now we'll move further forward to our second doctrine, that is doctrine of public policy. अब हम स्टूडेंट्स जो सेकंड डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो वॉइड होगा। मतलब जो कंट्रैक्ट पब्लिक वेलफेयर, मोरालिटी, जस्टिस एंड नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में ना होकर उसके अगेंस्ट में हो, इस डॉक्ट्रिन का लीगल बेसिस है। मतलब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कंट्रैक्ट एक्ट की कौन सी प्रोविजन में कवर्ड होती है। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 which says that the consideration or the object of an agreement is unlawful if it is opposed to the public policy। मतलब किसी भी एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, अगर वो अनलॉफुल है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रैक्ट व्हिच इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। कंट्रैक्ट्स जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं उन्हें लॉ वॉइड डिक्लेयर करता है बिकॉज वो सोसाइटी के वेलफेयर, जस्टिस सिस्टम, मोरालिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं एग्रीमेंट टू कमिट द क्राइम्स, जो इलीगल होते हैं और पनिशेबल ऑफेंसेस के स्कोप में आते हैं। सेकंड, इसी तरह एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनवैलिड होते हैं क्योंकि ये जस्टिस सिस्टम के फ्री एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज एग्रीमेंट जो मैरिज को रिस्ट्रेन और रोकने के लिए बनाए गए हों, जो कि लॉ की नज़र में पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन माने जाते हैं और इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं होते। फोर्थ, एग्रीमेंट प्रमोटिंग इमोरलिटी, फॉर एग्जाम्पल कंट्रैक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ऐसा कंट्रैक्ट सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होते हैं, ड्यू टू विच वो कंट्रैक्ट वॉइड होते हैं। फिफ्थ, ट्रेड विद एनिमी कंट्री, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को डायरेक्टली हार्म करते हैं, इसलिए लॉ इस तरह के कंट्रैक्ट्स को अलाउ नहीं करता। लास्ट, फ्रॉडुलेंटली एग्रीमेंट, जो किसी को चीट करने, धोखा देने या रॉन्गफुल गेन के लिए बनाए जाते हैं, वो भी मॉरली और लीगली रॉन्ग होने के कारण वॉइड होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी सम लैंडमार्क केस लॉज related to the doctrine of the public policy. First is Gehrulal Parakh versus महादेवदास मैया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट स्ट्रिक्टली और कैजुअली अप्लाई करना चाहिए, आर्बिट्रेरली एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। सेकंड इज पियर लाइट लीनर्स वर्सेस मनोरमा सिरसी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस को ओवरराइड नहीं करने वाला हो सकता। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द डॉक्ट्रिन्स की इन दोनों डॉक्ट्रिन्स ऑफ रीजनेबलनेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप है। यह दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल क्लोजेस और एग्रीमेंट की वैलिडिटी का असेसमेंट करती हैं, लेकिन उनका फोकस अलग होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस मेनली कॉन्ट्रैक्ट के फेयरनेस का टेस्ट लगाता है, जिसका बेसिस नेचुरल जस्टिस और इक्विटी होता है। इसका रोल लिमिटेड होता है, जो सिर्फ अनफेयर क्लोजेस को स्ट्राइक डाउन करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का अदर पार्ट वैलिड रहता है। दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी सोसाइटी, मोरालिटी और लीगलिटी का टेस्ट लगाता है, जो नेशनल इंटरेस्ट और मॉरल स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। इस डॉक्ट्रिन का स्कोप ब्रॉडर है क्योंकि ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। दोनों डॉक्ट्रिन्स का ओवरलैप कुछ सिचुएशंस में होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनलाइन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर एग्रीमेंट और अनफेयर आर्बिट्रेशन क्लॉजेस, जहां एक ही टाइम पर फेयरनेस का इशू भी उठता है और सोसाइटल मोरालिटी, लीगल पॉलिसी का भी सवाल सामने होता है। नाउ वी विल सी कि इन दोनों डॉक्ट्रिन्स की मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है एंड स्पेशली इन दी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के डिजिटल इरा में ये डॉक्ट्रिन्स बहुत रेलिवेंट हो गई हैं। कोर्ट इन डॉक्ट्रिन्स का यूज़
कर वीकर पार्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर एंड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अनफेयर क्लिक रैप क्लोजेस। थर्ड, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ऐप टर्म कहता है वी आर नॉट लाइबल फॉर एनी डाटा थेफ्ट, कोर्ट इसको अनरीजनेबल और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट मान के स्ट्राइक डाउन करेगा। नाउ विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कि इन दोनों डॉक्ट्रिन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस और डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ तक लिमिटेड नहीं है, इनका एक इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन भी है जो उनकी स्ट्रेंथ और एप्लीकेबिलिटी को जस्टिफाई करता है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल इंश्योर्स करता है कि हर सिटीजन के साथ लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट और आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को रोका जाए। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्म इतनी आर्बिट्ररी हो कि एक पार्टी को डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेजेस मिलता है और स्टूडेंट दूसरी पार्टी को अनफेयर बर्डन या रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ता है, देन स्टूडेंट्स उस सिचुएशन में कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस का यूज़ करके उस टर्म्स को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। इस तरह ये डॉक्ट्रिन आर्टिकल 14 के नॉन आर्बिट्रेरीनेस प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल का स्कोप सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं है, इसमें डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन और डिसेंट लाइवलीहुड का प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी डॉक्ट्रिन का एक मेजर रोल ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जो डिग्निटी को हार्म करे, एक्सप्लॉयटेशन को इंक्रीज करे या ह्यूमन जो वैल्यूज होती हैं उनके अगेंस्ट हो, उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर एग्रीमेंट, कंट्रैक्ट प्रमोटिंग प्रोस्टिट्यूशंस, या फिर एग्रीमेंट जो पर्सनल लिबर्टी को अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी द आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 and G, freedom that is deals with the freedom to practice any profession, trade or business। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को अपना प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस करने का राइट देता है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 6 के अंडर अलाउड नहीं है, जो पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, जैसे कि ट्रेड विद द एनिमी कंट्री का एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट करता है विद द एनिमी कंट्री तो वो उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस भी इस प्रिंसिपल को इंडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि अनफेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करके फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन्स इंश्योर होती हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह दोनों डॉक्ट्रिन जुडिशरी के हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन टूल की तरह काम करते हैं, जो प्राइवेट एग्रीमेंट्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी और फेयरनेस को इंडायरेक्टली इन्फोर्स करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक ये दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस एंड पब्लिक पॉलिसी अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड डिस्क्लेमर, क्लोजेस एंड इन दोनों की मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है। नाउ विल सी द conclusion now we'll conclude these both doctrines of the reasonableness contract में फेयरनेस का टेस्ट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंश्योर करती है कि कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। कोर्ट की ड्यूटी है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक वेलफेयर को दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखें। आज के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट और मोबाइल ऐप एग्रीमेंट के टाइम में यह डॉक्ट्रिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। Here we have completed our today's lecture, the doctrine of the public policy and doctrine of reasonableness, plus disclaimer clauses and standard form of contracts and their online and their modern applications related to the, especially in the online era। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर्स के रिलेटेड या फिर और कोई भी लो टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे डीएम कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो आईडी नेम इज़ लो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर मोर लीगल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।